तो मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, इस वक्त ग्लोबल स्टेज पे सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस वक्त जो भारत है, उसके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि भारत जो है वो उसने क्यों उस तरह कंडेम नहीं किया रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन पे, और उसने जो सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट सीट अपना वोट भी नहीं दिया और एब्सटेन किया। इसका क्या बैकग्राउंड है? मैं वैसे तो चाहूंगा कि भारत से किसी अपने दोस्त को, किसी प्रोफेसर को इस हवाले से भारत और रशिया के टॉक्स पे बात की जाए, लेकिन मैंने थोड़ी सी स्टडी की तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों से शेयर कर दूं। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भारत जो है उसको एक एडवांटेज है रशिया के साथ, जिसको एज ए क्वाड पार्टनर, देखिए भारत अमेरिका का मेजर क्वाड पार्टनर है। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग था, जिसमें जापान, इंडिया, अमेरिका और भारत जो है वो शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ये जो चार ममालिक हैं, इन्होंने इंडो पैसिफिक में एक अलायंस बनाया, लेकिन इंडिया ने इसको अपने आप में मिलिटरीली पीछे रखा। अब इंडिया के जो ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, वो तो 1950s में, और आपको पता है इंडिया ने एज ए नॉन अलाइनमेंट पोजीशन अख्तियार की कोल्ड वॉर में, और भारत जो है वो मॉस्को पे, रशिया पे अपने वेपन्स और इकोनॉमिक सपोर्ट पे बड़ा डिपेंडेंट रहा। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिका तौर पे, हमने तो रशिया से इन्विटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वॉशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है, वो इंडिया नहीं करने जा रहा, और ना ही आई थिंक उस तरह चाइना करने जा रहा है। लेकिन अब ये जो आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने S-400 भी उनसे लिया, और अमेरिका के मना करने के बावजूद अंदर खाते तो बातें सारी हुई थी कि जनाब इंडिया को प्रेशर डालने की भी कोशिश की गई होगी, लेकिन इंडिया नहीं माना। उन्होंने S-400 ले लिया, और इससे अब जाहिर यही वजह है कि पुतिन साहब जो हैं वो पहुंच गए इंडिया, और उन्होंने वहां पे 2+2 डायलॉग शुरू कर लिया। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ताल्लुकात ये नहीं है कि हम ही बार बार पहुंचते जाएं, जरदारी साहब भी जाएं, नवाज शरीफ साहब भी जाएं, इमरान खान साहब भी जाएं, सारे हम ही जाएं, वहां से कोई ना आए उस तरह का ताल्लुक। ये देखिए, जो ताल्लुकात की गर्मजोशी होती है वो उससे नहीं होती कि जी आपके जी बायलैटरल ताल्लुकात जबरदस्त हैं, जी हमारी हल्की फुल्की ट्रेड चल रही है, वो तो जारी बात है दुनिया के ममालिक के चलती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात, हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया अभी बिल्कुल तैयार नहीं है उस सारी सिचुएशन में। ऑन दी अदर हैंड वो हम पे स्टिल, क्योंकि केजीबी, वो पुतिन साहब केजीबी को देखते रहे हैं, वो सारी हमने मगरब अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ किया, इंडिया ने अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे भले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। अब यह है कि इंडिया जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना वॉरफेयर इक्विपमेंट जो है वो ना तो वो रिप्लेस कर सकता है। अब रशिया अगर इंडिया को सारी सप्लाई बंद कर दे, ठीक है जी, चाइना बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो पहले ही इंडियंस कहते हैं जी 2.5 बात होगी, 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं। सो इंडिया जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो रशिया के साथ वो जो डिपेंडेंट है। और जितना चाइना अपनी जो हाईटेक वेपनरी जनरेट कर रहा है और डिफेंस पे पैसा लगा रहा है, 250-300 अरब डॉलर पे लेके चला गया, इंडिया तो अभी सिर्फ 70-80 अरब डॉलर पे जो है वो पैसा लगा रहा है। सो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है, इंडिया डिपेंडेंट है इस वक्त। सो लेकिन इंडिया ने अपने आप को बैलेंस रखा, और अपनी जो नॉन अलाइंड पॉलिसी उसने पिछले 75 साल से रखी, इस मौके पे उनको कामयाब आती है, उनको काम आई। हम जो है वो हम रशिया तो पहुंच गए, लेकिन हम रशिया इसलिए नहीं गए कि हमें रशिया से कुछ ज्यादा ही बड़ा मोहब्बत थी। हम रशिया इसलिए भी जाते हैं दुनिया को बताने के लिए कि अब हमारी दूसरे पास लैंड सेट कोई नहीं थी, असि इधर उधर थोड़ा जा फेंकना चाहते हैं। हम पब्लिक में ये तासुर देते हैं, जो जनरल पब्लिक में जो है वो उसमें ये तासुर हो जाता है। अब इंडिया जो है उसने कोई रशिया को उस तरह वो
क्रिटिसाइज भी नहीं किया, और जिसे कहते हैं वो अपने ताल्लुकात भी रख रहा है। जिस तरह आपको मैंने पहले बताया, जो 50% जो दिल्ली की या इंडिया की जो आर्म्स इंपोर्ट है वो वहां से आती हैं, और इंडिया अब इसके ऊपर काम तो कर रहा है और ज्यादातर वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना कि जो साइलेंस है, जिसे वो कहते हैं कि वो वेट एंड वॉच मोड में है कि किस तरह चीजें आइंदा आने वाले दिनों में वो डेवलप हो सकती हैं। सो यहाँ पे आके हमें, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो इंडिया है वो ऑन दी एक तरफ तो इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपने पुराने ताल्लुकात उसको रखे मेंटेन है। दूसरा, आपको पता है रशिया से वो मेरे ख्याल है फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, और ये उसके ऊपर चैलेंज बन सकता है। और बल्कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो काम कर रहा है कि हमें नए ट्रेड अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, क्योंकि सैंक्शंस जो हैं वो तो चल पड़ी हैं इंडिया रशिया के ऊपर, और पुतिन के ऊपर भी सैंक्शंस लग गई हैं। अब ये रुपी पेमेंट मैकेनिज्म किस तरह का इंडिया रशिया डेवलप होगा। अब जो मगरबी सैंक्शंस हैं वो तो बड़ी सीरियस सैंक्शंस हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब पुतिन के ऊपर भी सैंक्शन है, लेवरॉव के ऊपर भी लगा दी है। तो इंडिया को जो उनकी जो फर्टिलाइजर्स की सप्लाईज आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पहले किसान बड़े परेशान हैं, और परेशान भी हैं। और मोदी जी जो है वो आपको पता है जो 3 फॉर्म जो फार्मर्स लॉ से रिपील करने पड़े। एक तो चलो इलेक्शंस आ रहे थे पंजाब में, और सारा उनको पता था कि ना कीते थे दुनिया मेरे और खिलाफ हो जाएगी, पंजाबी किसान मेरे खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अभी अगर फर्टिलाइजर वहां से आती है तो ये किस तरह वो होगी। एक तरफ इंडिया में फर्टिलाइजर आती है और तो पूरा यूरोप रोंडे है, उनको गैस का मसला है। मैं देख रहा था एक बड़ा सीनियर, मेरे पास एक चार्ट था जो न्यूयॉर्क टाइम्स का, मैं देख रहा था कि किस तरह जो 50-60 कई ऐसे ममालिक हैं जहां पे 60-60% गैस जो है वो यूक्रेन से आती है। हंगरी हो, पोलैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, फिनलैंड हो, ये जो ममालिक हैं इनमें सब में आई थिंक स्वीडन भी है जहां पे रशिया की गैस जाती है। जर्मनी इटसेल्फ जो कि मेजर प्रॉब्लम जिसने मेजर वो जो खड़ा हुआ है इस सारे प्रोसेस में, उधर भी जो है वो गैस आती है। इटली में बहुत ज्यादा रशिया की गैस, तकरीबन 80% शायद गैस या 60% के करीब गैस वहां पे आती है। तो पूरी दुनिया जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो ये जो है कि अब इस तरह जैसे मैंने फर्टिलाइजर का बताया, तो नरेंद्र मोदी के लिए डोमेस्टिकली क्या मसले पैदा हो सकते हैं। मेरा ख्याल है पेमेंट मेथड वो तय कर लेंगे। हमारी तरह नहीं है कि हम तो ईरान से, अमेरिका ने सैंक्शन लगाई तो वो हमने उसको मटीरियलाइज नहीं किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर पे, यानी कि हमारा नेबरिंग मुल्क है इंडिया, ईरान, और हम उससे गैस नहीं ले सकते। ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमतें नहीं चाहती थी, और हम डरते भी थे अमेरिका से कि भाई ने अगर अमेरिका ना कीता, हम अपने डोमेस्टिकली अपना नुकसान कर लिया। अगर इंडिया जो है वो रशिया से अपना फर्टिलाइजर लेता रहेगा, ईरान से तेल लेता रहेगा, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी शायद वो नहीं मिलेगी कि हम अपनी जो है वो ना तो गैस ले सकेंगे, ना हम रशिया से गैस ले सकेंगे, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में कैसे, सुना इमरान खान साहब ने वहां बात की है कि नई कंपनीज जो है वो उनको मेन स्ट्रीम किया जाए, या वो जो पुरानी कंपनीज पे सैंक्शन लगी है उनको छोड़ा जाए, नई कंपनीज की जाए। तो जाहिर बात है वो नई कंपनीज में भी सैंक्शन जो है लग जाएगी। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो कहा जा रहा है कि $7 बिलियन थी इस तरह कोई, जिसमें मिनरल ऑयल्स थे, फर्टिलाइजर से, रफ डायमंड्स हैं। और जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को, वो तकरीबन 3.3 बिलियन गुड्स आती हैं, ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाय, कॉफ़ी वगैरह ये जो चीज़ें जाती हैं। अब ये है कि अब रशिया और जो यह है यहाँ पे इंडिया की जो चीज़ें जाती हैं उसमें पोटैश इंपोर्ट्स हैं और बहुत कुछ है। खैर एनी होप, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो निटी ग्रिटीज है, लेकिन मैं एक बड़े जरा लेवल की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ कि इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन मेंटेन की हुई है, और इस तरह मेंटेन की हुई है कि वो एक तरफ अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आई थिंक नॉन परमानेंट भी हैं, मेंबर भी हैं, और खामोश भी हैं, और रशिया के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे, और अवॉइड करना चाहते हैं कि किसी किस्म की वो चीज में ना आए, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो मेजर आर्म्स सप्लाईज है वो तो रशिया से है,
और वो सारी की सारी, अभी तो रशिया इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा है, तो उधर एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो उनके लिए तो एक चैलेंज है। और दूसरा यह है कि इन दी हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रखा, लेकिन अभी इंडिया के ऊपर क्वेश्चन बड़े सीरियस हैं, क्योंकि इंडिया जितने इंसेंटिव ले रहा है वेस्ट से, अब जारी बात है वेस्ट को फ्री में तो इंडिया को इंसेंटिव नहीं देता, वो भी तो इंडिया से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई सानू लबेगा। वो जो इंसेंटिव ले रहे हैं उसमें वो जैसे आप कहते हैं कि वो चाहेंगे कि इंडिया हमारी मदद करे, लेकिन जिस तरह इंडिया ने क्वाड के अंदर मिलिट्री कंपोनेंट माइनस करा के अमेरिकन को और इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को फोर्स किया कि वो अपना ऑकस डेवलप करें, ऑस्ट्रेलिया यूएस यूके का अलायंस डेवलप करे ताकि वो एक मिलिटरली रिस्पॉन्ड कर सके चाइना को। ग्लोबल ऑर्डर के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं दोस्तों। वो ममालिक जो कभी मगरब की तरफ देखा करते थे कि हमारी सिक्योरिटी, हमें यहाँ पे जो है वो बहुत कुछ मिलेगा, उनको एक चीज की समझ लग गई है कि ना तो उनको कोई बचा सकता है, आपका अपना डिफेंस जो है वो आपके लिए मजबूत है। अगर आपके पास डिफेंस एश्योरेंसेज हैं, आज अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो चाइना से उसको जारी बात थ्रेट है, आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो हमें इंडिया से जारी बात थ्रेट है। सो ये चीजें दे मैटर अ लॉट। अगर आपका डिफेंस मजबूत नहीं है, आपकी फौज तगड़ी नहीं है, आपका जो सोसाइटियल कंस्ट्रक्ट मजबूत नहीं है, तो आपके लिए फिर चैलेंजेस हैं और आप जो है वो इस तरह की सिचुएशन में कॉन्टिन्यूसली रहेंगे। इसमें रशिया जो है उसकी देखते हैं कि वो क्या किस हद तक, क्योंकि अभी तो सैंक्शंस लगी हैं इनके ऊपर, अभी देखते हैं कि किस हद तक रशिया बैकफायर कर सकता है या नहीं कर सकता, या कौन कौन सा मुल्क कहाँ कहाँ पे खड़ा होता है इस सैंक्शंस में। सुना जनरल असेंबली में भी एक वोट होने वाला है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट ये जो एक है जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें जारी बात है इंडिया अमेरिका का साथ उस तरह नहीं देगा जिस तरह शायद मगरब एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं नेट प्राइस वगैरह को यहाँ पे देख रहा था, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है या डिफेंस डिपार्टमेंट, समझना है कि इंडिया हमारी मदद करेगा। इंडिया जो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक फोन कॉल की थी पुतिन को, उसमें यही कहा गया जी कि वायलेंस को बंद करें और ये ना करें वो ना करें, और इस सारी चीज को खत्म किया जाए और डिप्लोमेटिक डायलॉग पे वापस आए। ये मोदी जी ने पुतिन जी से बात की है। और जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्रृंगला साहब, उन्होंने भी जो है यही कहा है कि हम जो है वो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर जो है वो इम्पोर्टेंस तो देते हैं, लेकिन उस तरह उन्होंने खुल के भी बात नहीं की, और रशिया पे भी उन्होंने खुल के बात नहीं की है। वो कहते हैं जी हमारा फोकस डी एस्केलेशन पे है, टेंशंस को डी एस्केलेट करना है, और इंडियन जो सिटीजन है यूक्रेन की, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो इंडिया जो है उसने जैसे कहते हैं ना प्रॉपरली यूक्रेनियन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और कोई बात भी नहीं की, और रशिया को भी क्रिटिसाइज नहीं किया। एरा मतलब ये होता है कि बस ठीक है जड़ा तगड़ा और दूजे नु पंजाबी कहते हैं बस कुट लो नो। दिस इज हाउ इट वेंट। Anyhow, let's see what comes out of this, but this is an interesting scenario. So thank you very much.